नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। ये बताने की तो अब ज़रूरत नहीं है कि शऊर ही वो शय है जो इंसान को इंसान से अलग रखती है, इंसान को हैवान से मुतमय्यज़ करती है, आदमी को इंसान के दर्जे पे और फिर इंसान को आला मर्तबों पर फाइज कराती है। अगर शऊर ने इंसान का साथ न दिया होता और अगर इंसान ने शऊर से काम न लिया होता तो शायद तरक्की की कितनी मंजिलें हमने आज तक तय ही न की होती। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ साहिबानी शऊर का सिलसिला रवां दवां है और शऊर की अमानतदारी, शऊर से हासिल करदा कारनामों की अमानतदारी इस तरह से उर्दू वालों ने की है कि ये चिराग हमेशा इस कदर रोशन रहा है कि कई आफताब इसके सामने मांद पड़ गए हैं। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करेंगी वह हैं डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा, कलकत्ते से तशरीफ़ लाई हैं, उर्दू की खिदमत करती हैं और उर्दू का दर्स भी देती हैं। और उर्दू का मामला ये है कि जहाँ इसमें कश्मीर के पहाड़ों की ठंडक है, कश्मीर के पहाड़ों का जलाल है, उसके वहाँ के फूलों का जमाल है, इसी तरह से दक्कन की हवाएं भी, दक्कन के मुअत्तर फूल भी इसको किसी न किसी तरह से इसकी आबियारी में अपना हिस्सा अदा करते रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के लिए हमने जिस इंतखाब से काम लिया है, जिस मेहमान का इंतखाब किया है, वो हैं महजबीन नज्म गज़ाल। आपका ताल्लुक़ मैसूर से है। आप की ज़बान जो है तो उर्दू, लेकिन दक्कन की उर्दू जो है वो अपना एक मज़ा देती है और दक्कन ने उर्दू में ज़ाहिर के पहले से ही कितने कारनामे अंजाम दिए हैं और हमें न सिर्फ राह दिखाई है बल्कि बाज़ाब्ता रहनुमाई की है। आप मैसूर में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं, दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप उर्दू की कौन सी खिदमत अंजाम दे रही हैं? जी, वैसे तो यूनिवर्सिटी में मेरी सर्विस का आगाज़ हुआ उर्दू शोबे में। यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, महाराजा कॉलेज और युवराजा कॉलेज। तो पहले तो युवराजा कॉलेज में मेरा तकर्रुर हुआ, फिर उसके बाद प्रमोशन पे महाराजा कॉलेज में सदर शोबे उर्दू रही। फिर हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से युवराजा कॉलेज में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद अभी मैं फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फ़ाइन आर्ट्स में। तो उर्दू के लिए वैसे तो मैंने अफसाना निगारी से आगाज़ किया तालिब इल्मी के दौर में। जब मैं बीएससी कर रही थी केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी में, तो उन्हीं दिनों उर्दू लैंग्वेज के तौर पे चूँकि मैं पढ़ती थी तो मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और हमेशा उर्दू के मुकाबलों में अव्वल आती रही। फिर उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई उर्दू से। अफसाना निगारी मैंने शुरू की तो उसकी काफ़ी तारीफ़ें हुई। उसके बाद फिर शेर भी कहने लगी। तो इस तरह से उर्दू से मैं जुड़ती गई और फिर मैंने सोचा कि मुझे उर्दू में एमए करना चाहिए। अच्छा। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज़ूलॉजी था, एमएससी करने वाली थी मैं उसमें, मगर फिर मैं उर्दू की तरफ आ गई। उर्दू अदब में एमए किया और रियासत भर में अव्वल आई। फिर उसके बाद बस उर्दू ही का सिलसिला। लेकिन जब आप अफसाने लिख रही थी और अफसाने ने आपको एक मकाम भी दे दिया था, जी, फिर आप शायरी की तरफ आपकी दिलचस्पी, आपकी रुझान की क्या वजह थी? जी, मेरे नाना जो हैं वो उर्दू के मुमताज़ शायर रहे हैं अपनी रियासत के। तो असातिज़ा में उनका शुमार होता था।
मैं बचपन से देखा करती थी कि वो अपना कलाम घर पे भी सुनाया करते थे और फिर उसके अलावा वो मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे, वो शिरकत करते थे। तो इस तरह उर्दू शायरी से भी मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। आपने अपने नाना का नाम नहीं बताया? जी, हज़रत ज़मीर आकिल शाही साहब हैं, जिनके आबा व अजदाद टीपू सुल्तान शहीद के पीर मुर्शिद रहे हैं। जी जी। और शायरी में आपने अपना तखल्लुस क्या रखा है? जी, वैसे तो नज़्म और गज़ल दोनों ही मैंने इस्तेमाल किए हैं। वैसे कभी कभी किसी गज़ल में, जिस तरह परवीन शाकिर की अक्सर गज़लों में तखल्लुस नहीं पाया जाता, जी जी। तो मेरे यहाँ भी कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ तखल्लुस, कभी नहीं। अच्छा, गज़ल तखल्लुस रखने की वजह? गज़ल वैसे कहा जाए तो तखल्लुस नहीं है मेरा, नज़्म तखल्लुस है, गज़ल उर्फियत जी रही है। तो अलीगढ़ में रिफ्रेशर कोर्स के दिनों में मेरी सहेलियों ने मुझे जो है उस नाम से पुकारना शुरू किया था। मेरी की निस्बत से आपको एक एजाज़ मिला है, वो सफ़ीर उर्दू, यानी जी। उसमें कौन सा काम आपका सामने आया जिसकी वजह से वो? जी जी जी। वैसे उसके अलावा भी एक और जी। अवार्ड दिया गया मुझे मजमूई खिदमात के लिए, जी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक अवार्ड। जी। तो ये सब जो है, मैं चूँकि शब रोज़ उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के काम के सिलसिले में जुड़ी रहती हूँ। सफ़र बहुत किए हैं मैंने, इसीलिए जी। सफ़ीर उर्दू। जी। इसीलिए सफ़र बहुत ज़्यादा किए हैं, हिंदुस्तान भर में भी, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर, जी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जी, पढ़ते रहते हैं लोग। और फिर उसके अलावा बैरूनी ममालिक भी बहुत सफ़र किए और उर्दू की कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में, चंद मुशायरों में भी हिस्सा लिया। जैसे कि चाइना वगैरह में एक मल्टीलिंगुअल मुशायरा था, जी। तो उसमें मुझे उर्दू की गज़ल के साथ साथ या उर्दू की नज़म के साथ उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी पढ़ना पड़ा था। अरे तो तर्जुमा आपने खुद किया था या किसी और ने किया? जी जी, मैंने ही किया अच्छा, था। खुद ही किया। जी, उसके अलावा भी दूसरी जगह उज़्बेकिस्तान है या फिर खलीजी ममालिक हैं, जी। फिर टर्की, मिस्र, तो काफ़ी सफ़र किए। और उर्दू के सिलसिले में मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि कोई भी काम हो उर्दू का, उसके लिए मैं जो है हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन आज़ुद्दा साहब, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि हमारी गुफ्तगू किसी भी मेहमान से रही हो, जी। कहीं ना कहीं कश्मीर आ ही जाता है। इन्होंने कृष्णचंद की बात हाँ, की, जी, हाँ, अपने जी, पीएचडी की मैंने थीसिस खुद भी बीवी उन्होंने की बात की, कश्मीर का लेकिन सफ़र मुझे किया कहीं है। ना कहीं ऐसा, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी मुझे जलन होने लगती है कि बार बार ये कश्मीर और आज़ुर्दा साहबी क्यों आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम जिस शायर की गज़ल जी। सुनाएंगे, दक्कन से ताल्लुक़ रखने जी, वाली जी। हमारी मेहमान है, जी। इसलिए क्यों ना हम हमारी मेहमान को वली की गज़ल जी, सुनाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब तो वली दगनी कहा जाता था, जी, वली जी। गुजराती कहा जाता है, और बहरहाल उनका जी, ताल्लुक जी। उस इलाके से है। बहुत उम्दा, हम नाजरीन को वली की गज़ल सुनाते हैं। सजन तुम मुख सती खोलो, सजन तुम मुख सती खोलो, आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो, आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो। आया निखत की गर्मी, सौ पसीना जब जन खंदा पर, कि ज्यों हमसे निकसती है, कि ज्यों हमसे निकसती है। शराब आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो।
اچھی غزل، کیا بہت عمدہ، اور بہت کیا عمدہ۔ آواز، اور پھر نہیں وہ اصل میں اچھی یہ ولی کا مزاج جو تھا جی جی وہ غزل کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ وجبی صاحبہ بڑا ایک نازک سا سوال ہے، آپ نے ملک میں بیرون ملک میں بہت سے مشاعروں میں شرکت کی ہیں، جی ہے نا، شعراء حضرات بڑے نسائی نسوانیت کی اور اس کی بات آ رہی ہے تو اس میں شعراء حضرات بھی رہتے ہیں اور شاعرات بھی رہتی ہیں، تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعرات کے کلام کو نہ کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی اثر آفرینی کو مانا جاتا ہے، نہ ان کے موضوعات پر خاص توجہ دی جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ مشاعروں میں شاعرات جو ہیں وہ ایک جسٹ شو پیس کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں؟ جی ہاں، ویسے مشاعروں کا جہاں تک، مشاعروں کے علاوہ میں نے سیمیناروں اور کانفرنسوں میں بھی کافی شرکت کی ہے، اور مشاعروں کا جہاں تک ذکر ہے، مشاعروں میں عام طور پہ میں نے سنجیدہ مشاعروں میں زیادہ شرکت کی ہے۔ عام مشاعرے جسے آپ پبلک مشاعرہ کہہ لیجئے یا کمرشیل مشاعرہ، تو اس طرح کے مشاعروں میں نے زیادہ شرکت نہیں کی ہے، جہاں صرف ترنم کو اہمیت دی جاتی ہے، یا پھر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی کمسن لڑکی کو بس ایک ڈال کے طور پر، ایک شو پیس کے طور پہ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ نہیں، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ جی میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ مشاعروں کے معیار کو بلند کرنا چاہیے، تو آج کل تو مشاعروں کا حال جو ہے بہت ہی خراب ہونے لگا ہے، تو سامعین کے ذوق کو کسی طرح بدلنا چاہیے۔ آپ لوگ کاروان شعور، آپ نے اس کا آغاز آپ نے کیا ہے، تو اس میں میری ایک چھوٹی سی درخواست یا التجا کہہ لیجئے یہ بھی ہے کہ سامعین کے ذوق کو، اس کو جو ہے معیاری بنانے کے لیے، کسی بھی طرح نکھارنے کے لیے اس طرف بھی کوئی قدم اٹھائیے۔ لیکن یہ کام شعراء کریں گے کہ ہم کریں گے؟ سبھی کو کرنا ہے، سبھی کو مل کر کرنا ہے جی، ورنہ مشاعروں میں آج کل اداکاری زیادہ ہونے لگی ہے، آپ دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے سامعین بھی اسی طرح کے بالکل ہی جو ہے اس طرح کے شعراء کو زیادہ داد و تحسین سے نوازتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے جو ہے سامعین کے جذبات سے بھی وہ کھیلتے ہیں۔ لیکن مشاعرہ تو ہے ہی پرفارمنگ آرٹ، پرفارمنگ آرٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معیار کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ جی گفتگو طویل ہو رہی ہے لیکن آپ کا کلام ضرور سنیں گے، آپ اپنا کلام ہمیں سنائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں تاکہ آپ کی نظم اور غزال کھل کر ہمارے سامنے آئے۔ پہلے تو میں 2 شعر سنانا چاہوں گی کہ میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، اردو کا عشق روک ہے زنجیر کی طرح، میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، اردو کا عشق روک ہے زنجیر کی طرح۔ اور اس کے لیے اس کو بھی تو رانجھا بننا پڑے گا۔ ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی طرح، ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی طرح۔ ایک اور شعر ہے کہ بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، چلو ایک الزام تم پر دھروں گی، بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، چلو ایک الزام تم پر دھروں گی۔ ایک اور غزل کے چند شعر مطلع ہوا ہے، مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت، مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت، میں ریت ریت چلی آب لوں کے ساتھ یہاں، میں ریت ریت چلی آب لوں کے ساتھ یہاں، جو زندگی ملی وہ تھی سراب کی صورت، جو زندگی ملی وہ تھی سراب کی صورت، نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، پڑا تھا در پہ جو خانہ خراب کی صورت، نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، پڑا تھا در پہ جو خانہ خراب کی صورت،
जिसे है बैर मेरी इज्जत व वक़ार से वो, जिसे है बैर मेरी इज्जत व वक़ार से वो, जिसे है बैर मेरी इज्जत व वक़ार से वो, बना के आया था इज्जत माप की सूरत, वाह वाह वाह, बना के आया था इज्जत माप सूरत। की सूरत। एक मामूली सा शेर इसमें ये हो गया है कि ज़कात देने दिखावे की क्या ज़रूरत है, जी ज़कात देने दिखावे की क्या ज़रूरत है, गुनाह करने लगे हो सवाब की वाह, सूरत, अरे वाह 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 गुनाह करने लगे हो सवाब की सूरत, वाह वाह, ज़कात देने दिखावे की क्या ज़रूरत है, सवाब गुनाह करने लगे हो सवाब की सूरत। 21वीं सदी की ज़िंदगी का तर्जुमान ये शेर, ना एक पल है मेरा और ना एक पल तेरा, ना एक पल है मेरा और ना एक पल तेरा, मशीनी ज़ीस्त है हर पल अजाब की वाह, वाह, सूरत, वाह। मशीनी ज़ीस्त है हर पल जदीदतर, अजाब की जदीदतर, आज सूरत। की जिंदगी, आज हाँ, की ज़िंदगी का है। और ये शेर काफ़ी पसंद किया जाता है। अर्ज़ किया है कि न पढ़ सका कोई हर हर्फ आप दीदा है, हाँ, न पढ़ सका कोई हर हर्फ आप दीदा है, खुली पड़ी हूँ मैं गरचे किताब की तरह, सूरत। वाह वाह। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा है कि जब कोई खातून शेर कहने लगती है जी, तो फिर वो उसके साथ ज़्यादतियाँ गर ही से शुरू होती हैं। अच्छा। तो आपने कभी कोई ऐसा ये महसूस किया कि जैसे कोई रुकावट बना या आपको वक्त नहीं मिला घर की जिम्मेदारियों से? फिर आजकल का दौर जो है, जी, आजकल तो खातून को सिर्फ खातून खाना नहीं रहना है, जी, बल्कि जी। उसको काम करना है, कमाना जी, है। जी, अच्छा, उसके साथ साथ फिर इतना वक्त मिले और फिर उस पर भी लोग ये कहें कि ये क्या बात है, ये क्यों कहती है? जी, तो आपने कभी ऐसा फेस किया जी नहीं, इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ। अपने नाना की वजह से? नाना ही की वजह से नहीं, एक जी। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली रही है। जी फिर उसके बाद जो मेरे रफ़ीक़ हयात बने नासिर साहब, जी। तो वो भी उन्होंने काफ़ी ताउन किया है, बल्कि हमेशा उनका ताउन ने मेरे बहुत साथ कोऑपरेट रहता है, किया है, बहुत मैंने ज़्यादा, देखा है, मैंने बहुत देखा है ज़्यादा। अक्सर मौक़ों पर। जी, वो भी और उनके हमारा साथ रहते इकलौता हैं। बेटा साहिल, दोनों ही का बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। तो वालिदैन की तरफ से तो था ही पहले ही से, ख़ानदान की तरफ से, जी। तो अब भी जो है किसी तरह की कोई रुकावट मुझे नहीं रही है। लेकिन अभी तो आप प्रिंसिपल बन चुकी हैं, जी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ चुकी हैं, तो जी, क्या जी। आपको लगता है कि आपका जो ये तख्लीकी सफ़र है वो मुतासिर हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। घर के इसलिए सपोर्ट कि- के बावजूद? इसलिए कि प्रिंसिपलशिप को एक तरह से मैंने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है। जी, मेरा मेलान उस तरफ नहीं था, मैं इसी में क्रिएटिव वर्क में, इसी में उर्दू शेर व अदब ही में ज़्यादा खुश रहा करती थी। मगर जब प्रमोशन के साथ ये काम मुझे, ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो इसको निभाने में भी काफ़ी मैं उसके लिए अपना वक्त सर्फ कर जी, रही जी। हूँ। सुबह से शाम बल्कि रात तक मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जी, मसरूफ़ रह रही हूँ, अपने काम को एंजॉय भी कर रही हूँ। जी। इसके साथ साथ इसको मिस करते हुए किसी ना किसी तरह मैं कुछ टाइम तो उर्दू अदब अच्छा, के लिए निकाल निकाल लेती ही है, रही निकाल हूँ। लेती जी, है। और फिर लेकिन अब साइंस, इससे जी। ये भी तो होगा कि आपके कॉलेज में भी अब फंक्शंस होंगे, बाहर से जी, लोग जी। आएंगे, चर्चा रहेगा जी। और स्टूडेंट्स की तरबियत होगी जी। और वो भी शेर व अदब की तरफ जी। और खुशी ज़्यादा की माइल बात यह है होंगे। कि हमारा कॉलेज आम सा कॉलेज नहीं है, मतलब आम मौजू और ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं या ऑप्शनल्स उस तरह का नहीं है, बल्कि बहुत ख़ास तरह का कॉलेज है। जी, जैसे कि Fine मैंने arts। बताया कि फाइन आर्ट्स का है, जी। तो फ़नून लतीफ़ा आप जानते हैं कि जी। अदब तो उसी में आता जी, है, जी, तो जी। इस वजह से भी मैं काफ़ी वहाँ खुश हूँ। आप जी, फाइन आर्ट्स की प्रिंसिपल हैं, साइंस की स्टूडेंट जी, हैं जी। और उर्दू से जुड़ी हैं, तो टेक्नोलॉजी से आपका कुछ ताल्लुक़ है? जी, जी। टेक्नोलॉजी पर आपकी तख्लीक का कुछ जी, जी, इंटरनेट में भी मैं काफ़ी मैंने अपने शेर व अदब को पेश किया है। जी, और जी। फेसबुक पे काफ़ी जो है, वैसे तो फेसबुक में आमतौर पे आवाम जो है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, मगर उसके साथ साथ यहाँ भी मैं खुश नसीब रही हूँ कि खवास ने भी, ख़ास संजीदा शोरा और उदबा ने भी जी। मेरी काफ़ी वहाँ सताइश की है। जी, और मुसलसल मैं वहाँ अपने अफसाने, नज़में, गज़लें वग़ैरह पोस्ट करती रहती हूँ। अच्छा जी। जी, नहीं तो सोशल मीडिया पे इस तरह से आना वो कोई आसान नहीं है, क्योंकि
پھر وہ سوالات کا سلسلہ رہتا ہے، جی، پھر جواب در جواب، اور یہ پھر ایسے پھیلتی ہے ایک نقطے سے، پھر وہ سمجھ لیجیے دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی کرناٹک میں اردو کی صورتحال کیا ہے؟ کرناٹک میں اردو کی صورتحال ویسے اتنے ٹھیک ہی ہے، میں بہت زیادہ مطمئن تو نہیں ہوں مگر مایوس بھی نہیں ہوں۔ تو وہاں اردو اکیڈمی بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو اردو اکیڈمی بھی برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہے اس سلسلے میں، مشاعرے، سیمینار، کانفرنس یا پھر دوسرے جو ہے تعلیمی اداروں کی اس کی جو ہے مدد یا کسی بھی طرح سے جو ہے مختلف صورتوں کے ساتھ اردو کے فروغ میں وہاں کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں، جی جی، یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں، اور پھر جیسا کہ پھر آپ نے خود کہا بہت سے اداروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی جی، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ہے جہاں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کا بھی کافی کام ہوتا ہے۔ نیشنل ٹرانسلیشن مشن کا کام ہوتا ہے، نیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن کا کام ہوتا ہے، اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ جی جی جی۔ آزردہ صاحب، ہمیں مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات کر کے، سے گفتگو کر کے تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، کھل کر گفتگو ہوئی، آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کی نسائی لب و لہجے کے بارے میں۔ تو ناظرین، ہماری مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات تو یہیں تک رہے گی، لیکن آپ کو ان کی ایک غزل سنائیں گے ساز کے ساتھ، اور پھر کاروان شعور کے اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اپنا کہیں بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا، زخموں سے دل بھرا تھا مگر دل جلا نہ تھا، دل جلا نہ تھا، اپنا کہیں بھی ایسا۔ اس طرح میرا رشتہ اندھیروں سے جوڑ کر، اندھیروں سے اس طرح میرا رشتہ اندھیروں سے جوڑ کر، رہبر کی آنکھ سے کوئی آنسو گرا نہ تھا، اپنا کہیں بھی ہر جذبہ، ہر صدا مجھے بے جان کیوں لگے، ایسا تو زندگی سے کبھی فاصلہ نہ تھا، اپنا کہیں بھی ہے